आपका स्वागत है फिर। और हम जो बात कर रहे हैं इस क्यूआरएम में क्विक रिवीजन मॉड्यूल के अंतर्गत, अब अगला जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करूंगा वो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति क्यों महत्वपूर्ण है? जो लोग मेरे क्लासेस में रहे होंगे उनको मैंने तब भी कहा था कि देखिए, मुद्रास्फीति सरकारें गिराती रही है, इसमें कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, कुछ नया नहीं, और इस बार भी कुछ नया नहीं होगा। तब आपको लगा होगा कि हवा में बातें हो रही हैं, है ना? मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर आप जाके वीडियो देखें कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आम जीवन को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति अगर आप पिछले 5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें यूपीएससी का, तो लगभग हर साल प्रीलिम्स में उन्होंने 2 क्वेश्चन मुद्रास्फीति से पूछा है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत फैक्ट बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन उन्होंने जितने भी पूछे वहाँ पर आपकी समझ कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है इस पे पूछा गया। जैसे एक सवाल उन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति को जन्म देगा? ये सवाल आया कि अगर मुद्रास्फीति किन-किन कारणों से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है? सवाल ये भी आए कि मुद्रास्फीति का जो है अर्थव्यवस्था के प्रभाव के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इत्यादि, इत्यादि। हर साल आप मान के चलिए एक सवाल बनता है, इस बार भी जो है मान के चला जा सकता है कम से कम 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उससे अगर हम पिछले 10 साल का औसत देखें, तो 1 डेढ़ क्वेश्चन का आएगा, मतलब 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है कम से कम। अच्छा क्वेश्चन आता है जिसको आसानी से किया जा सकता है। कोई बहुत फैक्ट नहीं पूछते, सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि हाँ, आपको ये टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। एक सवाल उसको मैं मुद्रास्फीति का नहीं कहूँगा, हालाँकि जुड़ा हुआ था, जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो जवाब आरबीआई हुआ, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, मौद्रिक नीति में आरबीआई कैसे काम करता है, इत्यादि, इत्यादि। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो मुद्रास्फीति है क्या और मुद्रास्फीति के पीछे का तर्क क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मुद्रास्फीति ज़ाहिर-सी बात है इतिहास में बहुत बार हुई होगी, उसके तो बहुत सारे साक्ष्य हो रहे होंगे। लेकिन आधुनिक समय में अगर हम देखें, तो मुद्रास्फीति को जोड़ के देखा जाता है 1920 के आसपास, विशेषकर जब जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने कुछ गलतियाँ की, जिसकी वजह से आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने वर्साई संधि में निर्णय लिया था कि हम जो है युद्ध का खामियाजा भुगतेंगे। उसके बाद से 1920 से 30 का जो दशक था, उसमें जर्मनी पहले, उसके बाद बहुत सारे और देशों में धीरे-धीरे हमने देखा कि कीमतें एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एक समय ऐसा भी था जर्मनी में कि आपको अगर डिनर करने जाना है, खाना खाने जाना है, तो सूटकेस भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। अभी हाल-फिलहाल में ज़िम्बाब्वे की भी यही स्थिति थी। इसलिए ज़िम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को बदला है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चीज़ डेवलपमेंट है कि ज़िम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी बनाई है सोने पर आधारित करते हुए। तो मुद्रास्फीति 1920 के दशक में बात समझ में आने लगी थी कि मुद्रास्फीति कहीं ज़्यादा भयावह होती जितना हम सोचते हैं उससे। मुद्रास्फीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके जेब पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या कुछ चीज़ें महँगी हो गई हैं। मुद्रास्फीति का एक चक्र बनता है, जो बहुत सारी चीज़ों को अर्थव्यवस्थाओं में हतोत्साहित करता है। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है एक नौकरशाही में जाने की हैसियत से भी कि आपको मुद्रास्फीति की पेचीदगी जो है वो समझ में आनी चाहिए। होता क्या है मुद्रास्फीति, इसके बारे में जो सबसे पहली आप कह सकते हो बड़ी व्याख्या वो दी गई कीन्स द्वारा। कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो है अपनी किताब जो है जनरल एम्प्लॉयमेंट में इसकी बात करी। तो कीन्स ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है? सामान्य परिस्थिति में बाजार में मांग और आपूर्ति में एक संतुलन रहता है। सामान्य परिस्थिति में जैसी मांग होती है वैसी आपूर्ति आती है, और मांग और आपूर्ति कहीं ना कहीं अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर मांग एकाएक बढ़ जाए या किसी कारण से आपूर्ति में बाधा आ जाए, तो क्या होगा कि एकाएक जो आप देखेंगे असंतुलन की स्थिति आ गई। तो या तो मांग में बढ़ोतरी हो जाए या आपूर्ति में बाधा आ जाए, जिसको उन्होंने नाम दिया डिमांड पुल और सप्लाई पुश या कॉस्ट पुश। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा मुद्रास्फीति 2 प्रकार की हो सकती है मूलतः। एक जो डिमांड पुल, किसी भी वजह से अगर डिमांड ज़्यादा आ जाए, तो उसको आप बोलोगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और किसी भी वजह से अगर सप्लाई में बाधा आ गई तो आप उसको कहोगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आएगा? जब भी जितनी भी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं या जितनी भी लोगों के पास जितना भी उत्पादन हुआ है, अगर किसी भी वजह से लोगों के पास पैसा बढ़ता है
इसलिए मैं बार-बार आपसे पहले भी क्लासेस में बोल चुका हूँ और जो लोग यूट्यूब वगैरह पे सुन रहे हैं उनके लिए जहाँ भी आपने पढ़ा हो, ये अविवेकी है कि आप लिस्ट याद करिए कि ये डिमांड पुल क्रिएट करेगा। आपको ये समझना चाहिए तर्क के आधार पर कि वो कौन-सी चीज़ है, जिससे लोगों के पास अतिरिक्त पैसा आता है। कोई भी चीज़ जब अतिरिक्त पैसा लाएगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि एकदम से अभी आपको मैं ₹100 एक्स्ट्रा दे दूँ, क्या करोगे आप उस ₹100 का? आप तुरंत जाके कुछ खरीदना चाहोगे? जो है बच्चा होगा टॉफ़ी खरीदेगा, आप हो सकता है कपड़े खरीदो, किताब खरीदो, कुछ और लोग कुछ थोड़ा दूर जा सकते हैं, लेकिन आप उसको अच्छा, हो सकता है कुछ समझदार लोग क्या करेंगे, उस ₹100 को बैंक में डाल देंगे, इसको हम बचत कर लेते हैं, तो उस बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक भी उस पैसे को किसी को कर्जे में देगा, तो मतलब कैसे भी वो सिस्टम में डिमांड क्रिएट करेगा ही। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, लेकिन वो सिस्टम में डिमांड क्रिएट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी कारण से हम देखते हैं कि लोगों के पास पैसा बढ़ गया, मुद्रा उपलब्धता बढ़ गई, तो आप देखोगे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और याद करिए मौद्रिक नीति में आपको बताया था, यही चाबी भी है कि अगर हम मुद्रा की आपूर्ति को घटा दें किसी भी तरीके से, मतलब लोगों के पास पैसा कम हो जाए किसी भी कारण से, तो क्या होगा, आप देखोगे कि व्यवस्था में मुद्रास्फीति कम होने लगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब जब भी मुद्रास्फीति में मांग बढ़ जाए, किस वजह से, किसी भी कारण से, इसको आईएमएफ कहता है डिमांड शॉक्स। सामान्य एक डिमांड होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके बाजार में 100 किताबों की डिमांड है, 100 किताबों की डिमांड है, एक सामान्य परिस्थिति। अगर कल एक शिगुफा छोड़ दिया जाए, एक र्यूमर आ जाए कि इस पर्टिकुलर किताब से ही सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आने वाले हैं, तो अभी देखिए एकदम से जो है सब उस किताब के पीछे पड़ जाएंगे। तुरंत जो है एकदम से क्या हुआ, डिमांड शॉक क्रिएट हुआ। इसको आईएमएफ कहता है डिमांड शॉक क्रिएट हुआ, किसी भी कारण से चीजों की मांग बढ़ गई, और जब भी मांग बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ जाएगी। या उल्टा भी हो सकता है, चूंकि अभी हाई टाइम है, आप किताबें खरीद रहे हो, नोट्स खरीदते हो, सोच के देखिए कि एकाएक जो है जो प्रिंटिंग मशीन होती है, जो प्रिंट करते हैं, उनकी इंक बाजार से गायब हो जाए, बाजार में इंक उपलब्ध नहीं है, और सभी ज़ेरॉक्स ही करा रहे हैं इस समय। तो इस समय सबसे ज़्यादा कोई काम हो रहा है तो ज़ेरॉक्स हो रहा है, पढ़े भले ना, लेकिन ज़ेरॉक्स हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अब इतना ज़्यादा ज़ेरॉक्स हो रहा है और इंक गायब हो जाए, तो एकाएक ज़ेरॉक्स महँगा हो जाएगा। ये क्या हुआ, सप्लाई साइड प्रॉब्लम हुई। डिमांड उतनी थी, वही 100 बच्चे वही किताब खरीदना चाह रहे थे, या उतनी फोटोस्टेट कराना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से अब इंक उपलब्ध नहीं है, सप्लाई नहीं है इंक की, पीछे से इंक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये महँगा हो जाएगा। तो आपने देखा मोटा-मोटा 2 कारण हो सकते हैं, किसी वजह से अगर आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाए, और किसी वजह से अगर लोगों के पास पैसा पहुँच जाए। तो ये मुद्रास्फीति जब हम बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति कहेंगे किसे, मूल्यों में हुई वो सामान्य वृद्धि जिसे गणितीय विधि से नापा जा सके। ये एक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम माप सकते हो। अब कोई कहे हंसी बहुत महंगी हो गई, तो उसको नाप नहीं सकते कि हंसी महंगी कैसे हो गई। कोशिश की गई हैप्पीनेस इंडेक्स में, लेकिन बहुत बात बनी नहीं। हंसी महंगी है, सस्ती, उसको तो आप नाप नहीं सकते। हम किसकी बात करेंगे, जिन चीजों को हम नाप सकते हो। तो कीन्स के शब्दों में अगर कहें, तो मुद्रास्फीति से आशय क्या हुआ, मुद्रास्फीति से आशय उस स्थिति से जिसमें जिसमें कीमतों में एक वृद्धि होती है, जिसे गणितीय विधि से नापा जा सकता हो, उस स्थिति को आप कहोगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को समझने के लिए 2 सिद्धांत आपको विशेषकर जरूर पता होने चाहिए। एक सिद्धांत जो ये कहता है कि जब भी आप मुद्रा आपूर्ति को दोगुना कर देंगे, मुद्रास्फीति दोगुनी हो जाएगी। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं। मान लीजिए 10 रोटी है, 10 लोग खरीदने वाले, और लोगों के पास 10 रुपए, तो एक रोटी की कीमत औसतन 1 रुपए। वही 10 रोटी, वही 10 लोग, पर लोगों के पास 20 रुपए, तो एक रोटी की औसतन कीमत 2 रुपए। अब ये तो हमने सारा सरल शब्दों में बोल दिया, पर ये पूरा सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं मुद्रा की मात्रात्मकता का सिद्धांत। वो ये कहता है कि अगर आप मुद्रा आपूर्ति को 2 गुना कर दीजिए, तो मुद्रास्फीति दोगुनी हो जाएगी। पूरे मौद्रिक नीति का आधार यही है। इसलिए हमने देखा कि अगर हमें मौद्रिक नीति को में मुद्रा आपूर्ति को घटाना है, तो हम क्या करें, मुद्रास्फीति को घटाने के लिए मनी सप्लाई को कम कर दें, और मुद्रास्फीति को, एक मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, एक मैं हिंदी में, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई कम कर दें, और अगर आपको जो है घटाने के लिए और मुद्रास्फीति को बढ़ाना हो, तो मनी सप्लाई बढ़ा दें। ये सीधा-सीधा इक्वेशन हमने पीछे भी समझ लिया था।
तो मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? उस स्थिति को जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का औसत मूल्य में वृद्धि हुई हो और ये वृद्धि गणितीय विधि से नापी जा सकती हो। 2 कारण हो सकते हैं या 2 प्रकार हो सकते हैं इसके। डिमांड साइड हो सकता है जिसको बोलेंगे डिमांड पुल, और दूसरा हो सकता है सप्लाई साइड या जिसको आप बोलोगे कॉस्ट पुश। मैंने आपको ये भी बताया कि कई बार हम इसको भी आगे वर्गीकृत करते हैं, पर ये मोटा-मोटा 2 बड़े वर्गीकरण हैं। इसके अलावा तीसरी बात जो आपको मैंने बताई कि एक सिद्धांत है जो मुद्रास्फीति को समझने में सहयोग करता है, जिसको बोलते हैं मुद्रा की मात्रात्मकता का सिद्धांत, जो ये कहता है कि मुद्रा आपूर्ति दोगुनी कर दीजिए तो मुद्रास्फीति दोगुनी हो जाएगी। अब बात स्पष्ट हो रही? इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो है मुद्रास्फीति में, तो हमें ये भी समझने की एक ज़रूरत है कि किसी भी कारण से डिमांड पुल अगर हो रहा है, तो डिमांड पुल होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? वो कौन से घटक हो सकते हैं जो मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं? इसको समझने के लिए आपको मैंने जीडीपी में एक फ़ॉर्मूला बताया था, उसको आधार बना लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। याद है आपको मैंने जीडीपी में व्यय विधि में क्या बताया था? जी कि क्या होना चाहिए? C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। यही फ़ॉर्मूला आप ध्यान रखें, किसी भी वजह से अगर लोगों का निजी व्यय बढ़ जाए, किसी भी कारण से अगर लोगों का निजी व्यय बढ़ता है, तो आप देखोगे कि मांग जनित मुद्रास्फीति आएगी। किस कारण से निजी व्यय बढ़ेगा? आप सोच के देखिए, अगर लोगों की सैलरी बढ़ जाए तो निजी व्यय बढ़ जाएगा, पैसा आएगा तो खर्च होगा। मैंने आपको बताया कैसे खर्च होता है। सैलरी बढ़ जाए तो, टैक्स में कटौती कर दी जाए तो, टैक्स में कटौती कर दी जाए, ब्याज दरें कम कर दी जाए तो, ब्याज दरें कम कर दी जाए, लोगों को अनुदान दे दिया जाए, कर्ज माफी कर दी जाए। अब लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है, अब सोचते चलिए। कर्ज माफी कर दी जाए, ये सब क्या करेंगे? कहीं न कहीं जो है सी वाले कंपोनेंट को, मतलब निजी उपभोग को बढ़ाएँगे। अगर किसी वजह से जी बढ़ जाए, सरकार का व्यय बढ़ जाए, ज़्यादा अवसंरचनात्मक काम हो, अनुदान हो, तमाम जो है, अब जैसे सरकार ने अभी खाद्य सुरक्षा में इतना व्यय किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे मुद्रास्फीति बढ़ी। अवसंरचना में आप जितना विकास करोगे, यही द्वंद भी है, और आने वाली सरकारों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि अब सरकार को ये सोचना होगा कि ये ट्रेड ऑफ करेगा कैसे? कि अवसंरचना को भी बढ़ाए रखना है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे सरकार का व्यय किसी भी कारण से बढ़े, तो सरकार का व्यय कैसे बढ़ सकता है? अगर जो है सरकार के पास कर संग्रह में वृद्धि होएगी, कर संग्रह में वृद्धि होगी, अवसंरचना के प्रोजेक्ट होंगे, अनुदान मिलेगा। अगर वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को अनुदान दे दिया तो क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है जी में बढ़ोतरी होगी। तो सरकार को कर्ज सस्ते में मिलने लगेगा, जी में बढ़ोतरी होगी। ऐसे बहुत सारे घटक हो सकते हैं। आपको सोचना ये है कि क्या सरकार के पास पैसा बढ़ रहा है इससे? अगर हाँ, तो क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन सी की वजह से हो सकता है, जी की वजह से हो सकता है। मैंने भी आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आप लोग को सबको 100 रुपए दूँ, तो कुछ समझदार लोग इसको बैंक में जमा करेंगे, मतलब निवेश करेंगे। अगर निवेश भी ज़्यादा होता आई, तो बैंक भी क्या करेगा? उससे पूंजी निर्माण होगा कि कहीं न कहीं डिमांड क्रिएट होगी। तो ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी वजह से अगर जी में वृद्धि होती है, सी में वृद्धि होती है, आई में वृद्धि होती है, किसी वजह से निर्यात अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर निर्यात ज़्यादा हो रहा है तो भी तो माँग क्रिएट हो रही। इसलिए आप देखिए कि जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जब भी हम देखते हैं कि उसमें महँगाई है, हम सबसे पहले उसके निर्यात पे रोक लगा देते हैं। क्योंकि निर्यात पे रोक लगाने से वो चीज़ नियंत्रित हो सकती है। तो निर्यात पे अगर आपने रोक लगा दिया, तो किसी वजह से अगर निर्यात ज़्यादा है और किसी वजह से अगर आप कोई चीज़ आयातित कर रहे हो, वो आ नहीं पा रही है। आयात ना आ पाना सप्लाई साइड प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको मोटा-मोटा ऐसे याद रखें, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, या जिसको नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं। तो अगर ये सब बढ़ोतरी होती है, तो आप देखोगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। वहीं दूसरी तरफ सप्लाई साइड में क्या-क्या दिक्कत हो सकती है? किसी भी तरह की अवसंरचनात्मक समस्या,
प्राकृतिक आपदा हो सकती है, युद्ध हो सकता है। अभी आप देखिए कोविड हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है। कोविड हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है किस चीज़ का, कि सप्लाई साइड दिक्कत आ सकती है। अब देखिए हिली क्षेत्र में चीज़ें वैसे महँगी हो जाती हैं। आप यही जो चीज़ें यहाँ ₹10 की खरीदते हो, हिल में जाकर ये ₹15, ₹17, ₹20 की हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, वहाँ पहुँचने में दिक्कत है। तो किसी भी वजह से अगर सप्लाई में दिक्कत आ रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण हो सकता है प्राकृतिक आपदा, उसमें सबसे बड़ा कारण हो सकता है जो है किसी भी तरह का युद्ध। अब जैसे यूक्रेन देखिए इस समय, तो यूक्रेन में ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें महँगी हो गई होंगी। युद्ध हमेशा महँगाई क्रिएट करता है। तो जो है युद्ध है या किसी भी वजह से कोई प्राकृतिक आपदा हुई, कोई महामारी है, कोई प्रशासनिक समस्या है, जिसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। या हो सकता है वो कच्चा माल उपलब्ध ना हो। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते हो कि उत्पादन के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज़। तो अब आपको जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो डिमांड पुल को कैसे याद करेंगे? आई होप समझ में आ गया, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। कॉस्ट पुश को कैसे याद रखेंगे? किसी वजह से अगर आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती हो, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि। दूसरा, किसी वजह से अगर लागत बढ़ जाती हो, अगर जमीन महंगी हो जाए तो भी चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर लेबर महंगा हो जाए, लेबर उपलब्ध ना हो, तो भी चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर पूंजी उपलब्ध नहीं हो पा रही, मतलब महंगे में ब्याज मिल रहा, ज्यादा ब्याज दर पे जो है धन मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए अब देखिए हमने क्या किया, जिन जो 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 हमारी जरूरत की चीजें थी, जितनी हमारी जरूरत की चीजें पिछले कुछ वर्षों में अगर आप ध्यान से देखो कि जो जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं है, जिनको हमें लगा कि हमें उत्पादन करना चाहिए, हमने उसमें सस्ते में लोन उपलब्ध कराया। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, कि आपको सस्ते में लोन उपलब्ध कराया जाए ताकि आप उत्पादन कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा महँगा लोन होगा, अगर मुझे कोई ₹100 मिल रहा है 7% पे, तो मेरे लिए लागत तो ₹107 की हो गई ना, और वही ₹100 मिल रहा है 2% पे, तो मेरी लागत ₹102 की हुई। तो किसी भी वजह से अगर लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, चाहे वो लैंड की वजह से हो, चाहे लेबर की वजह से हो, चाहे वो पूंजी की अनुपलब्धता की वजह से हो, चाहे वो जो है उद्यमिता की कमी हो, इत्यादि इत्यादि, ये सब भी आपका मांग जनित, जिसको आप कहते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। ठीक, तो एक हो गया डिमांड पुल, एक हो गया कॉस्ट पुश। जी, सर अवसंरचनात्मक विकास डिमांड पुल में आएगा। और संरचना की कमी कॉस्ट पुश है, और संरचनात्मक विकास पे बढ़ा व्यय डिमांड पुल है। अगर आप अवसंरचना विकास पे व्यय व्यय बढ़ाओगे तो सीमेंट की डिमांड आएगी। अब देखिए इस समय रियल स्टेट क्यों महंगा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर क्यों महंगा हो गया, क्योंकि सीमेंट की डिमांड है, सरिये की डिमांड है, स्टील की डिमांड है, लॉगिंग या लकड़ी के सामान की डिमांड है, क्योंकि बहुत तेजी से रियल स्टेट ग्रो कर रहा है, अवसंरचना ग्रो कर रही है। और संरचना पर किया गया व्यय डिमांड पुल हुआ, और संरचना की कमी से बढ़ा लागत कॉस्ट पुश हुआ, वो कॉस्ट पुश कहा जाएगा। बात क्लियर हुई? इसलिए मैंने कहा कि इसको रटने की जरूरत नहीं, आप उसके लॉजिक को देखिए कि क्या कॉस्ट बढ़ जा रही है इसकी वजह से, या इसकी वजह से मांग बढ़ जा रही। सर तो मांग, जी सर। सर ये प्राकृतिक आपदा में जो सरकार की तरफ से सहायक अनुदान दिए जाएंगे, ये मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव डालेंगे? अगर प्राकृतिक आपदा को कंपनसेट करने के लिए अनुदान दिया गया है, तो आप उसको डिमांड पुल ही कहोगे, क्योंकि अनुदान क्या कर रहा है, सरकार का व्यय बढ़ा रहा है, वो सरकार का व्यय बढ़ा रहा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से जो लागत में बढ़ोतरी हुई हो, जिसकी वजह से लागत बढ़ गई, चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसको आप कॉस्ट पुश कहोगे। जहां व्यय शब्द आ जाए, ज्यादा संभावना डिमांड पुल है। इसको एक्सट्रीमली जनरलाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन वो आपने विवेक से वहां समझे। तो डिमांड पुल समझ में आ गया, और कॉस्ट पुश समझ में आ गया। किसी वजह से पैसा बढ़ रहा हो, व्यय बढ़ रहा हो, डिमांड पुल। किसी भी वजह से कीमत बढ़ रही हो, उपलब्धता कम हो गई हो, कॉस्ट पुश। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा डिमांड पुल है, कौन सा कॉस्ट पुश है, इत्यादि इत्यादि। दो ही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हिंदी किताबों में आपको कई बार तीन दिखाई पड़ता है। इसलिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि तीनों की मैं बात करूं। वो क्या कहते हैं, डिमांड पुल है, एक सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड, और एक लागत जनित मुद्रास्फीति। तो एक आपूर्ति जनित और लागत जनित को कभी कई कई किताब हिंदी में अलग करके भी देखते हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पर अगर हम जाएं, वो देख लीजिएगा आप सवाल के हिसाब से कि आपको कैसे वो पूछ रहे हैं। अगर आपूर्ति जनित पूछ रहे हैं तो आप जान रहे हो कि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं
कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि की वजह से जो आपूर्ति में श्रृंखला बाधित हुई है। और अगर लागत जनित बोल रहे हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि लागत बढ़ जा रही है, किसी भी वजह से लागत बढ़ जा रही है। अब माल ढुलाई ठीक नहीं है तो लागत बढ़ती है। बताइए मुझे, अब ये सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल बनेगा कि मैंने कहीं देखा है इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है कि माल ढुलाई की अवसंरचना की कमी क्या है, कॉस्ट पुश है या डिमांड पुल है? कॉस्ट पुश है, क्योंकि हमारी माल ढुलाई महंगी, इंडिया उन देशों में से है जहां माल ढुलाई बहुत महंगी है और हमें उसको कम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अवसंरचना में इतनी बातें कर रहे हैं कि अवसंरचना में विकास होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बातें रही कि किसे कहेंगे मुद्रास्फीति। अच्छा, मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार के भी वो कई बार शब्द आ जाते हैं कि हाँ, एक चीज मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक बात हमें समझने की जरूरत और भी है कि डिमांड पुल में जो है कि आपके पास पैसा बढ़ा है। एक चीज जो थोड़ा सा इसको टेक्निकल करती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहीं पे बात कर लूं। कीन्स ने इसका जिक्र किया था, हालांकि अभी आगे फिर जिक्र आएगा, लेकिन फिर भी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तब एक स्थिति ये आती है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो जो लोग कर्मचारी हैं कहीं भी, जो लोग हैं वो डिमांड करेंगे ना कि भाई हमारी सैलरी भी बढ़ी जाए। भाई जब मुद्रास्फीति ज्यादा है तो लोग कहेंगे अपने मालिकों से, हम भी कहेंगे कि साहब अब खर्चा चल नहीं रहा है, सैलरी बढ़ाओ। अब सैलरी बढ़ाने का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आने से फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। तो एक चक्र बन रहा है। यहां पर ध्यान समझने की बात है कि इन मुद्रास्फीति आधारित महंगाई दरों में वृद्धि डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, उसका परिणाम है जो आगे जाकर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। पर समझ में आया? तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आपकी सैलरी आती है, जहां पर आपको, जैसे भी आपने देखा भारत सरकार ने जो है जो डियरनेस अलाउंस है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, बढ़ाया है। अब जब केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो राज्य सरकारों को भी बढ़ाना पड़ेगा स्वभावतः। केंद्र राज्य सरकार बढ़ाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ेगा, हो सकता है उस क्रम में ना बढ़े लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है डियरनेस अलाउंस क्या है, आउटकम है मुद्रास्फीति का, उसका रिजल्ट है, ना कि उसका कॉज है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मोटा बात समझ में आ रही है? कई बार ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख, ये अलग से कहा है कि इस तरह से धीरे धीरे एक चक्र सा बन जाता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, जहां पर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा होता है। इसका तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका है आप उनसे कहिए कि हम आपकी सैलरी बढ़ा दे रहे हैं, पैसा भी नहीं देंगे, पैसा बाद में देंगे, पैसा बाद में देंगे, या कुछ आप उसके लिए दस्तावेज इशू कर दीजिए, जैसे पहले सरकार करती थी, किसान विकास पत्र जारी कर दिया इत्यादि इत्यादि। तो उससे क्या होगा, इमीडिएट जो है सिस्टम में पैसा नहीं बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में आई होप ये दो बात स्पष्ट हो गई आपको कि एक डिमांड पुल हो सकता है, एक कॉस्ट पुश हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? सो डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मुद्रास्फीति क्या, ये समझ में आ गया, उससे जुड़े सिद्धांत समझ में आ गए। मुद्रास्फीति का अगर हम वर्गीकरण, बल्कि ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब उसमें बार बार नहीं जा रहा कि हाँ कैसे मांग जनित हो सकता है, कैसे लागत जनित हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने संरचनात्मक की बात भी की है, इसको कुछ लोग आपूर्ति जनित भी बोलते हैं। ये एक एडिशनल क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को एक ही कहा जाता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण पे जाएं तो इन दोनों को एक ही शब्द दिया जाता है। संरचनात्मक में आप क्या कहोगे कि आपके पास जो है आपूर्ति श्रृंखला नहीं है, माल ढुलाई ठीक नहीं है, वो सब। अब कारण क्या हो सकते हैं? देखिए वही सब बात है, सरकारी व्यय में वृद्धि है, वेतन में वृद्धि है, जनसंख्या बढ़ी है ना, जो है। अब इसमें से लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बन सकती है, पर आप ध्यान में देखोगे तो वही बात हो रही है, C+G+I+X-M। इसलिए आपको बताया कोर को ध्यान दीजिए आप। अब इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं कि वेतन में, जाहिर वेतन वृद्धि का मतलब सी बढ़ गया, प्रत्यक्ष करों में कमी आ गई मतलब आपके लिए जो है सी बढ़ गया, कर में कमी आई तो किसी वजह से सरकार ने जो है। अब मुद्रास्फीति के प्रकारों में अगर हम बात करें तो यहाँ जितनी बातें मैंने की यहाँ लिखी हुई हैं, अब बात स्पष्ट हो रही। और जो एडिशनल है, मैं फिर कहूंगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो आपका कंसेप्ट स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ डिमांड पुल किसी को कहेंगे, जो भी C+G+I+X, बिल्कुल सरल शब्दों में किसी तरह से लोगों के पास पैसा बढ़ रहा हो उसको आप कहोगे डिमांड पुल, डिमांड क्रिएट होगी। और सब कॉस्ट पुश किसको कहेंगे, किसी वजह से लागत बढ़ रही हो, चाहे वो संरचना की कमी हो, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज की कॉस्ट बढ़ गई हो। क्लियर? मुद्रास्फीति के प्रकारों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा कोई बहुत मानक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें की जाती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कहा जाता है म्यूटेड इन्फ्लेशन, म्यूटेड या शांत मुद्रास्फीति।
जब मुद्रास्फीति की दर 1-2% के आसपास हो। म्यूट का मतलब लगभग ना के बराबर मुद्रास्फीति आती है, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेड। शांत मुद्रास्फीति का मतलब जब मुद्रास्फीति की दर 1 से 2%, 0 से 1%, 0 से 2% के आसपास में हो। बल्कि अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से कुछ चार्ट सा भी बना सकते हैं। शांत या म्यूटेड जब लगभग 0 से 2% के पास हो। उसके बाद सरकती या क्रीपिंग। अब क्रीपिंग क्या, जब आप कह सकते हो जब मुद्रास्फीति की दर 1 अंक में हो। कुछ लोग इसको 6% कहते हैं, कुछ 9% कहते हैं, लेकिन मोटा मोटा भारत के लिए अगर हम बात करें तो 2 से 6 को कहा जा सकता है, क्योंकि मौद्रिक नीति भी आप जानते हो इसी को इस्तेमाल करती है। सरकती मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। सरकती से आगे जाहिर सी बात है, सरकती के बाद चलती मुद्रास्फीति। जब स्थिति चिंताजनक पर नियंत्रण में, परंतु नियंत्रण में। इसके बाद चलती के बाद कुछ लोग उसको दौड़ती भी बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रनिंग। इसको बोलेंगे वॉकिंग। रनिंग के बाद, दौड़ने के बाद अगला स्टेप क्या, घोड़े पे सवार, उसको बोलते हैं गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब घोड़े पे सवार, पर उसको लिख नहीं रहा। गैलोपिंग मुद्रास्फीति। अब गैलोपिंग बोलिए, इसी समय मुद्रास्फीति की दर भी ज्यादा है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति। सो गैलोपिंग हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। सो मोटा मोटा आपको देखना है कि सरकती का मतलब जब सिंगल डिजिट में हो, चलती का मतलब जब थोड़ा सा मुद्रास्फीति बढ़ गई है पर जो है अभी नियंत्रण में है, स्थिति बहुत खराब नहीं हुई है। दौड़ने के बाद हम कहते हैं अब यहां पर स्थिति खराब हो रही है। गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, चाहे गैलोपिंग बोलिए चाहे हाइपर इन्फ्लेशन बोलिए, ये सब लगभग एक जैसे ही शब्द कहे जाते हैं। सो गैलोपिंग है, हाइपर इन्फ्लेशन है। यहां पर एक चीज जरूर है कि यहां पर हम देखते हैं कि एक इन्फ्लेशन स्पाइरल बनता है, या आप जैसे कह सकते हो मुद्रास्फीति का जाल बनता है एक, जहां पर क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति की वजह से ज्यादा वेजेस या ज्यादा महंगाई भत्ता, और फिर वो आगे और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। तो ये एक तरह का इन्फ्लेशन स्पाइरल बन रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन, आपको इसको हाइपर बोले, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, यहां पर एक शब्द जो आजकल पिछले 1 आध वर्ष में काफी दिखाई पड़ा है, अगर गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आपकी उम्मीद से ज्यादा रह जाए, जैसे कोविड में महंगाई बढ़ी थी, वो स्वाभाविक था बढ़ना, पीछे हम बात कर चुके थे, क्योंकि हर देश ने अपने यहाँ मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई थी कोविड में। तो सभी देश जानते थे कि 2021-22 का साल जो है वो मुद्रास्फीति का साल रहेगा,
क्योंकि सबने मुद्रा आपूर्ति जब 2020 में बढ़ाई है तो उसका असर तो आएगा ही। 2021-22 में हर देश में दिख रहा था, लेकिन तब हमें ये नहीं लगा था कि इतना चल जाएगा 2024-25 तक, और अभी भी रहेगा। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से भी 2026 तक ये रहना है इसको। अराउंड 2026 आप देखेंगे चीजें ईज आउट होती हैं। तो ऐसे में अगर जो हम बात करें कि अगर मुद्रास्फीति आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबे समय तक रह जाती है, तो आजकल इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी इन्फ्लेशन कहा जाता है उस स्थिति को जब इन्फ्लेशन लंबे समय तक के लिए तक हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में हो, तो हम बोलते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन है। ये एक शब्द इस बीच काफी ट्रेंड में आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है। सो गैलोपिंग हो सकता है, स्टिकी का मतलब स्टिक मतलब चिपकना होता है, तो लंबे समय तक रुका हुआ है। सो जो है ये हो गया आपका कि इन्फ्लेशन का प्रकार कैसे आप देख सकते हो। हाइपर इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग है, रनिंग है, बाकी जो बहुत सारे शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? हालांकि ये विवरण में दिया हुआ, चिंता मत करिए, बस मैंने स्टिकी नहीं होगा तो स्टिकी आप ऐड कर लीजिएगा वहां पर। अच्छा, जरा इस तरफ भी चलते हैं वापस। अगर शांत मुद्रास्फीति है और मुद्रास्फीति, जरा ध्यान समझिए कि मुद्रास्फीति की दर कम होती जा रही है। अगर मुद्रास्फीति की दर कम होती जा रही है, तब उस स्थिति को कहते हैं अगर मुद्रास्फीति है, लेकिन पहले मान लीजिए 6% थी, फिर 4% हो गई, फिर 3% हो गई, फिर 2% हो गई, फिर 1% हो रही है, तो मुद्रास्फीति की दर अगर कम होती जा रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये डिसइन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन, यहां हिंदी वाले शब्द में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी शब्द से ठीक ठीक परिचित रहें। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब मुद्रास्फीति की दर, या हालांकि मुद्रास्फीति है, ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई है, कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसमें प्रतिशतता में कमी आ रही। पिछले क्वार्टर की तुलना में ये जो है पहले 6% था, फिर 4%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 1%, मतलब मुद्रास्फीति की दर कम होती जा रही है। इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन की स्थिति। और अगर मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाए, दर नकारात्मक, या यूं कहें कीमतों में कमी आने लगी, कीमतों में कमी, तो इसको आप क्या कहोगे? डीफ्लेशन है। इसको कहा जाता है डीफ्लेशन। सो डीफ्लेशन नकारात्मक शब्द है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति तो है, परंतु दर कम हो रही है। डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, जब भी डिसइन्फ्लेशन या डीफ्लेशन की स्थिति होती है, तो सरकार चाहेगी कि मुद्रास्फीति को दोबारा इस तरफ लाएं। कोई भी ऐसा प्रयास जिसकी मदद से सरकार दोबारा इन्फ्लेशन को पटरी पर लाना चाहती है, कोई भी ऐसा प्रयास जिसकी मदद से दोबारा पटरी पर लाना चाहे, उसको हम क्या बोलेंगे? रीफ्लेशन। सो रीफ्लेशन कोई मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है, ये क्या है? सरकार का दृष्टिकोण, जिससे घट रही मुद्रास्फीति या नकारात्मक मुद्रास्फीति को सरक्ति में बदला जा सके। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, जरा देखूं आपको बात कितनी स्पष्ट है। मौद्रिक नीति समिति ने अभी हाल ही में निर्णय लिया, ये हाइपोथेटिकल, अभी ऐसा हुआ नहीं है। मौद्रिक नीति समिति ने अभी हाल ही में निर्णय लिया कि मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाए। ये एक प्रकार का रीफ्लेशन दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने का मतलब आप रीफ्लेशन सोच रहे हो, तभी तो आप चाहोगे कि मुद्रा आपूर्ति बढ़े। बात स्पष्ट हो रही है? इस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। निम्न कथनों पर विचार करिए। शर्षन मौद्रिक नीति समिति ने
मुद्रास्फीति को की दर को बढ़ाया है, घट रही मुद्रास्फीति को रिफ्लेशन दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया है, जैसे भी बनाए तो ए सही है, बी सही है, वो आप वहां देखिएगा क्वेश्चन में। लेकिन ये तरीका है उनका, जिससे समझ में आता है कि आपको कंसेप्ट भी बताए कि नहीं और टर्म भी बताए कि नहीं। तो ये हो गया कि इसको हम बोलेंगे डीफ्लेशन। जैसे हमने देखा था वहां एक स्पाइरल बना था, ऐसे यहाँ पर डीफ्लेशन में भी एक स्पाइरल बनता है, जिसको आप बोलोगे डीफ्लेशन जाल। तो जब जाहिर सी बात है, अगर कीमतों में कमी आएगी, उत्पादक को नुकसान होगा, तो नौकरियां जानी शुरू होंगी, सैलरी कटेगी। जब सैलरी कटेगी तो लोग थोड़ा श्रिंक करेंगे, डिमांड को कम करेंगे, खर्चे को कम करेंगे, जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम करेंगे, तो और डिमांड कम हो जाएगी और नौकरियां जाएंगी। ये जाल ज्यादा खतरनाक है। ये जाल जब जब बना तो देशों को कई वर्ष लग गए चीजों को ठीक करने में। जापान इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि 3 वर्ष से ज्यादा समय लगा स्थिति को सामान्य करने में, क्योंकि डिफ्लेशन ये आदमी फिर संकुचित हो जाता है कि पता ही नहीं कभी स्थिति ठीक हो, फिर वो हर पैसा है उसके पास लेकिन खर्च नहीं कर रहा है कि पता नहीं क्या स्थिति बने, कैसे बने, इत्यादि इत्यादि। तो इसको आप बोलोगे डिफ्लेशन जाल। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग इसको हाइपो इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। हाइपो का मतलब कमी से होता है, लेकिन ये शब्द उस समय पॉपुलर हुआ था जब 90 के दशक में, लेकिन ऐसा कोई बहुत यूज नहीं होता है इसको। हाइपो का मतलब कम होता है। सो वहां पर हाइपर बोलते हैं। सो हाइपर बोलिए, गैलोपिंग बोलिए, या कुछ और इस तरह के शब्द भी आप बोल सकते हो। तो ये सब क्या हुआ, आपके इन्फ्लेशन के प्रकार हुए। बात क्लियर हो रही है? अब ऐसे ही एक इन्फ्लेशन को हम कुछ और शब्दों से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन के बारे में एक सिद्धांत आपको और पता होना चाहिए। मैंने इन्फ्लेशन में शुरू ही बात किस बात से की थी कि कीन्स ये कहते हैं कि किसी वजह से अगर जो है एकदम से डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए, या किसी वजह से आपूर्ति कम हो जाए, या मांग ये लागत बढ़ जाए, ठीक, तो डिमांड पुल हो गया और कॉस्ट पुश हो गया। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। वहां पर एक थ्योरी फिर हमारे काम में आती है। एक अर्थशास्त्री, उनका नाम था फिलिप ने फिर एक चीज नोटिस की कि अगर हम मुद्रास्फीति को कम रखते हैं तो बेरोजगारी की दर अधिक होती है, ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे जैसे मुद्रास्फीति को हम बढ़ाते हैं, बेरोजगारी की दर कम होती जाती है। तो मुद्रास्फीति बढ़ाने पर क्या कम हो रहा है? बेरोजगारी की दर कम हो रही है, या यूं कहें रोजगार में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी की दर में कमी आ रही है जैसे जैसे आप मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हो। ऐसा कब तक होता है? एक बिंदु तक। उस बिंदु को नायडू बोलते हैं, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। की मतलब अब इस बिंदु के बाद, इसकी बात मैंने थोड़ी सी वहां भी की थी जीडीपी वाले चैप्टर में भी। अब फिलिप वक्र को अगर हम माने, सही माने, यही वजह था, जरा ध्यान समझिएगा इस बात को, कि 1930-40 के दशक में सभी देशों को लगता था नोट छापो, लोगों को पहुंचाओ। नोट छापेंगे, लोगों को पहुंचाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा मतलब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी। कैसे आएगी? डिमांड बढ़ेगा तो लोग उसको कंपनसेट करने के लिए और उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो वो और मांग क्रिएट करेंगे, और मांग क्रिएट करेंगे, और इस तरह से आप देखोगे कि आपका अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो तेजी से चलेगा। ये फिलिप ने समझा। पर 1940, 50, 60 के होता ना, कई बार हम कोई सिद्धांत पाते हैं तो इतना अति उत्साही हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया। ये अजीब व्यवस्था है, हमें समझ में नहीं है कि इसकी भी एक सीमा हो सकती है। 1970 के दशक में दिखने लगा कि बॉस, सिर्फ ये फॉर्मूला ही नहीं है, एक स्थिति ऐसी भी बनती दिखाई पड़ी 1970 के दशक में, जिसको हमने नाम दिया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? वो स्थिति जब मुद्रास्फीति भी अधिक हो और बेरोजगारी भी अधिक हो। जैसे भी इंडिया स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति के इर्द गिर्द है। स्टैगफ्लेशन का मतलब आपकी मुद्रास्फीति भी अधिक है और बेरोजगारी की दर भी अधिक है। ये सवाल बन सकता है इस बार, क्योंकि स्टैगफ्लेशन शब्द कई बार चर्चा में आया,
जो है राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यूज़पेपर इत्यादि तक, तो कहीं न कहीं फिर से स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है और जो है बेरोज़गारी भी ज़्यादा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपने मुद्रा आपूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था सिस्टम में कभी। तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं उस स्थिति को। अ, ये शब्द भी जो है, हालाँकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई महत्व है, लेकिन फिर भी स्टैगफ्लेशन शब्द दिया था फ्रेडमैन ने, जो एक तरह से फिलिप वक्र के आलोचना के रूप में दिया गया था। फ्रेडमैन द्वारा ये शब्द दिया गया था स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पर जो है मोटा-मोटा अगर हम बात करें तो ये मुद्रास्फीति के प्रकार हो गए कि मुद्रास्फीति के क्या-क्या प्रकार हो सकते हैं। स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया? ऐसे ही एक और होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन से आशय क्या है? स्क्यूफ्लेशन का मतलब वो स्थिति से है, स्क्यूफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पे कुछ वस्तुओं की कीमत एक निर्धारित समय पे बढ़ जाती है। जैसे सोने की कीमत है, प्याज की कीमत है। अब देखते हो प्याज हर बार जो है बढ़ जाता है, एक खास समय में प्याज हुआ जो है, तो जो है जी सर? टमाटर है, हाँ, प्याज है, टमाटर है, इस बार तो नींबू भी था, पिछले साल अगर आप ध्यान करें तो। तो ये सारी चीज़ें जो है, लहसुन अभी भी बचा हुआ है, वो अभी भी उसी ज़ोन में चल रहा है। सो ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, ये जो स्क्यूफ्लेशन है, स्क्यूफ्लेशन किसको कहते हैं? जब कुछ वस्तुओं की कीमत एकाएक बढ़ जाती हो। अच्छा, कुछ इसलिए भी होता है क्योंकि डिमांड उस समय ज़्यादा होती है, जैसे प्याज वगैरह की कीमत शादी-ब्याह के मौके पे ज़्यादा होती है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो एंटीसिपेट करके कुछ लोगों ने कालाबाज़ारी की है, कुछ मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप उसको स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। स्क्यूफ्लेशन की स्थिति से निपटने के लिए हम सब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, जिसको नाम दिया गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ऑलरेडी इस पे प्रश्न बन भी चुके हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है? ये एक तरह का प्रयास है किस चीज़ के लिए? कि मान लीजिए किसी चीज़ की अगर कीमत एकाएक बढ़ जाती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिना किसी ब्याज के, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिना किसी ब्याज के जो है कर्ज उपलब्ध कराती है, ताकि वो उस चीज़ को खरीद के, मान लीजिए प्याज है तो प्याज खरीद के बाजार में उपलब्ध करा पाएँ, ताकि काला बाज़ारी इत्यादि ना हो। इस स्थिति को आप स्क्यूफ्लेशन कहोगे जब कुछ वस्तुओं की कीमत एक सर्टेन टाइम पे बढ़ती रहे, स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। ठीक? इसके अलावा यहीं पे आपको मूल्य स्थिरता कोष भी पता होना चाहिए। मूल्य स्थिरता कोष ये किसके अंतर्गत है? ये आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप जिसको बोलते हैं ना उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के अंतर्गत है ये। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को बिना ब्याज के कर्ज देती है। कर्ज है मतलब उनको वापस करना, लेकिन ब्याज नहीं देना उस पे कोई। एक और आजकल शब्द पिछले कुछ दिनों में पॉपुलर हुआ है, जिसको बोला जाता है श्रिंकिनफ्लेशन। श्रिंकिनफ्लेशन, श्रिंकिनफ्लेशन का मतलब होता है वो स्थिति जहां कीमत तो वही रखी है लेकिन मात्रा घटा दी गई है। पार्ले जी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। जो है कीमत वही रखी गई, मात्रा घटा दी गई। चाय भी अब देखिए ग्लास छोटा हो गया है, कीमत वही है
तो ये सब श्रिंक इन्फ्लेशन कहे जाते हैं। तो श्रिंक इन्फ्लेशन हो गया, कई बार कुछ लोग इसको संरचनात्मक भी बोलते हैं कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी हो सकती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति की मतलब जब कुछ संरचनात्मक बॉटलनेक्स हो, जैसे कि मान लीजिए अब इंडिया में ही अगर हम बात करें, हमारी कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी व्यवस्था, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। भाई वो हमारे ऊपर खास चार्ज लगाते हैं, उसको एशियन प्रीमियम बोलते हैं। एशियन प्रीमियम, जो कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं, चूंकि हम ओपेक का भी हिस्सा नहीं है और हम ओआईसी का भी हिस्सा नहीं है, जो मुस्लिम देशों का समुदाय है ओआईसी, हम उसका भी हिस्सा नहीं है, ओपेक का भी हिस्सा नहीं है, तो वो हमारे ऊपर कच्चे तेल पर अतिरिक्त कीमत लगाते हैं। उसको इस अच्छा दूरी भी है तो कॉस्ट भी ज्यादा होती है, इसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। अब जब कच्चा तेल महंगा होगा तो आगे चीजें महंगी हो जाती हैं। ऐसी चीजों को आप कहते हो कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें कुछ कहा किया नहीं जा सकता, आप क्या ही कर सकते जब तक कि आप नए विकल्प ना ले आओ वैकल्पिक ऊर्जा के। इसलिए जो है ये कुछ प्रकार हैं जिसमें मुद्रास्फीति को देखा जाता है। हालांकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक मुद्रास्फीति के कारणों को समझने पर ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति अगर कोई चीज क्रिएट करती, मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, वो ये है कि आप राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापिए। इसलिए आप जानते हो 2006 के बाद से ये बात बंद कर दी गई कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट अब नहीं छापे जाएंगे। तो ये जो है मोटा मोटा बात रही कि मुद्रास्फीति क्या, मुद्रास्फीति क्यों, मुद्रास्फीति के प्रकार इत्यादि। अब बात स्पष्ट रही। अब एक चीज और है यहाँ पर जो इस चैप्टर में हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं। मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति के मापन के लिए अगर हम भारत में बात करें, पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति के मापन के लिए बाय एंड लार्ज लेस्पाइरस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। लेस्पाइरस सिद्धांत ये कहता है, जर्मन के वो अर्थशास्त्री थे, लेस्पाइरस सिद्धांत ये कहता है कि जब भी मुद्रास्फीति को नापना हो, मुद्रास्फीति को जब भी मापना हो आपको, तो किसी एक वस्तु की कीमत को ना समझिए, नहीं, एक वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि वस्तुओं का गुच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही चीज तो इस्तेमाल करते नहीं है। वस्तुओं का एक बास्केट होना चाहिए। आई होप बात स्पष्ट हो रही है। भाई सिर्फ एक पेन से तो हमारी जिंदगी नहीं चल रही ना, या सिर्फ एक मोबाइल से तो जिंदगी चल नहीं रही। हमें वस्तुओं के एक बास्केट को कंसीडर करना चाहिए, इसमें बहुत सारी वस्तुएं हों, बहुत सारी सेवाएं हों, तो वस्तुओं का एक गुच्छा होना चाहिए, पहली बात। और अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल आप साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार खरीदते हो। अगर आप बहुत रिच नहीं हो तो मोबाइल लोग 2-3 साल में एक बार, 4 साल में खरीदते हैं। सब्जी रोज खरीदते हैं, सब्जी रोज खरीदते हैं। जूता आप साल में एक आध बार खरीदते होगे, 2 बार खरीदते होगे, एक जन्मदिन पे खरीद लेते होगे, एक नए साल पे खरीद लेते होगे औसतन, यू नो। जब तक कि आप बिल्कुल जो है उसके लिए मैड नहीं हो। सब्जी आप रोज खरीदोगे, खाने की चीज आप रोज खरीदते हो लगभग, तो जाहिर सी बात है खाने की चीज की मुद्रास्फीति जूते की मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा इसको महत्व देना चाहिए, इसका भारांश ज्यादा होना चाहिए। तो लेस्पाइरस ने 2 बातें कही। एक तो ये कहा कि हम एक वस्तु ना करें, वस्तुओं का गुच्छा बनाएं, पहली बात। और दूसरी बात ये कही कि जब हम वस्तुओं का गुच्छा बनाएं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि इस गुच्छे में जो वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण उसको ज्यादा भारांश दिया जाए। अभी भारांश कैसे निकालते हैं वो आपका काम नहीं, वो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं उसके लिए। बट वस्तुओं का भारांश दिया जाए, और दूसरा ये कि वस्तुओं और सेवाओं का समूह हो। ऐसा लेस्पाइरस ने बताया, इसमें बाद में संशोधन भी किए, फिशर ने, बहुत सारी बातें हुई, बट मोटा मोटा यही तरीका है जिससे मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। भारत में अगर हम देखें तो फिर 2 तरह की मुद्रास्फीति मुख्य रूप से देखी जाती है। एक का नाम है थोक मूल्य सूचकांक। अच्छा, एक आध बार मैंने ये सवाल देखा है और अच्छा सवाल बनेगा अगर इस तरह से बनाए तो। थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरे का नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको आप बोलते हो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको आप बोलते हो डब्ल्यूपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको आप बोलोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहीं पे एक बात समझ लेते हैं कि कोई चीज बनती है कहीं पर
मान लीजिए उत्पादक ने बनाई कोई चीज, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, अगर उत्पादक बनाता है तो वहां से वो वस्तु जाती है कहाँ? एक थोक बाजार में। वहां से कहाँ जाती है? खुदरा बाजार में, जो आपके आसपास की दुकान है, और वहां से आप खरीदते हो इसको, यहां से आप खरीदते हो। इसीलिए अ, अमेरिका जैसे देश में, और आजकल इंडिया में भी ट्रेंड हो गया है, इंडिया मीडिया ने भी यूज करना शुरू कर दिया, वो इसको बोलते हैं होलसेल और इसको बोलते हैं रिटेल, खुदरा मूल्य सूचकांक। इंडिया में भी अब सीपीआई को कभी कभी रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जा रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन, या जो है खुदरा मूल्य सूचकांक कह सकते हैं आप। ये हालांकि ये शब्द पॉपुलर हुआ क्योंकि कुछ एक मीडिया के लोगों ने अमेरिका की देखा देखी, जो इंग्लिश स्पीकर्स जो मीडिया है, उसने फिर रिटेल इन्फ्लेशन कहना शुरू कर दिया, तो ये शब्द भी चर्चा में आ गया। तो रिटेल बोलिए, सीपीआई बोलिए, बात एक ही है। अब आप मुझे बताओ, सही मामले में महंगाई कहां पता चलेगी कि मुझे कितने में पड़ रहा है या कितने में पड़ रहा है थोक बाजार वाले को? कायदे से मुझे कितने में पड़ रहा है। इसीलिए आजकल हम सीपीआई को ज्यादा महत्व देते हैं, पर एक समय था जब डब्ल्यूपीआई को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर हम दोनों की बात करें तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। इन डब्ल्यूपीआई सीपीआई में आपसे क्या उम्मीद की जाती है? डब्ल्यूपीआई सीपीआई, पहले तो इसमें कितनी वस्तुएं हैं ये आपको पता होना चाहिए, भारांश क्या है ये पता होना चाहिए, कितने घटक हैं ये पता होना चाहिए, उनका वेटेज क्या है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर कहूंगा, बहुत प्रिसाइज नहीं पूछते हो। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डब्ल्यूपीआई में खाद्य का भारांश सीपीआई में खाद्य के भारांश से कम है, तो अभी आप समझेंगे बात सही है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया कि एग्जैक्टली कितना भारांश है। तो अगर आपको भारांश बिल्कुल ठीक ठीक नहीं भी आता, तो कम से कम आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या स्थिति बन रही है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसकी गणना कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि गणना कौन करता है, आधार वर्ष क्या है, कितनी वस्तुएं हैं। डब्ल्यूपीआई की गणना करता है, आप जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, डीपीआईआईटी। डीपीआईटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग एवं जो है वाणिज्य मंत्रालय जिसको आप बोलते हो, जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत एक विभाग होता है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, या हिंदी में कहें तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ध्यान समझिएगा, ये नया नाम 2019 से है। हो सकता है एक आध सवालों में आपको पुराना वाला नाम मिल जाए, डीपीआईटी, वो अलग चीज हो गई। हम नए नाम की बात करें 2019 से इसको डीपीआईटी बोलते हैं। डीपीआईटी के अंतर्गत एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार कार्यालय एक होता है, जिसको आप बोलते हो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये डब्ल्यूपीआई जारी करते हैं। तो डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, मंत्रालय कौन सा है और विभाग कौन सा है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक में से नहीं जाते, लेकिन फिर भी जानने रहे। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसके अंतर्गत? डीपीआईटी के अंतर्गत। डीपीआईटी किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक, इनका आधार वर्ष है 2011-12, वही जीडीपी वाला। तो जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12। हालांकि जब मैंने आपसे जीडीपी की बात की थी, सबसे नई खबर इस बीच ये जरूर है कि इलेक्शन से पहले सरकार ने कहा है कि शायद हम 2023 को नया जीडीपी गणना का आधार बना सकते हैं। मॉस्पाई ने इस तरफ इशारा किया है। देखना होगा कि अब नई सरकार का क्या उसमें रहता है दृष्टिकोण, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 2017-18 एक अच्छी डील हो सकती है। तो ऐसा लगता है नया आधार वर्ष 2017। मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी बात सिर्फ बातचीत के लेवल पे है, ऐसा कुछ आधिकारिक कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ। पर उन्होंने कहा कि हम 2023 को भी कंसीडर कर रहे हैं कि क्या 2023 को नया आधार वर्ष बनाया जा सकता है क्या। सो 2011-12 आधार वर्ष है किसके लिए? डब्ल्यूपीआई के लिए। कौन निकालता है, समझ में आ गया? इसमें 697 वस्तुएं हैं। अच्छा, कहीं कहीं 697 लिखा मिलेगा, कहीं 696 लिखा मिलेगा, और कहीं 692। ये तीनों ही आंकड़े सही हैं। आप सोचेंगे तीनों कैसे सही हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है आपने वर्गीकरण कैसे किया है। तो 697 भी सही, 606। अब ऐसा नहीं होगा, अगर 697 आ रहा है, 696 आ रहा है, तो उसको आप सही मानिएगा। अगर 690 के ऊपर कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है तो उसको सही मानिएगा कि स्टेटमेंट सही है,
क्योंकि वर्गीकरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेदर गुड्स हैं, तो लेदर गुड को कई बार हम एक ग्रुप मान लेते हैं कुछ आंकड़ों में, कई बार उनको हम अलग अलग देखते हैं, तो उसकी वजह से आपको दिखाई पड़ता है कि ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो 697 भी है, 696 भी है, कुछ एक रिपोर्ट्स में आपको 692 मिलेगा। ये आंकड़े प्रत्येक माह जारी किए जाते हैं, हर महीने आंकड़ा आता है। डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा हर दूसरे हफ्ते में आता है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों आंकड़े लगभग हर दूसरे हफ्ते में आते हैं। डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा था 14 तारीख के आसपास और सीपीआई का आंकड़ा था 12-13 के आसपास, मतलब वही दूसरे हफ्ते में। या हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए, प्रत्येक माह आंकड़े जारी किए जाते हैं, प्रत्येक माह आंकड़े जारी होते हैं। और हर साल हम आंकड़ों में क्या देखते हैं, पिछले महीने से कितनी वृद्धि हुई है और पिछले साल इस महीने में क्या दर था। अगर पिछले साल को देखेंगे तो बोलेंगे ईयर ऑन ईयर, और पिछले महीने को देखेंगे तो बोलेंगे मंथ ऑन मंथ। तो मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं फरवरी में, तो फरवरी में जनवरी की तुलना में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, और फरवरी 2024 में फरवरी 2023 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो फर्क समझ में आ रहा है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जनवरी 2024 में कितनी कीमत थी उसको देखा, और देखा फरवरी 2024 में कितनी कीमत थी, तो इसको क्या बोलेंगे, मंथ ऑन मंथ, माह दर माह। और यही मैं फरवरी में ही ये भी देख रहा हूं कि फरवरी 2023 में कितनी कीमत थी, तो इसको बोलेंगे ईयर ऑन ईयर, कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना, ये पिछले माह की तुलना में कितना। तो ये आंकड़े आते हैं, तो आंकड़े प्रत्येक माह, अच्छा ये सब में होता है, डब्ल्यूपीआई में भी होगा, सीपीआई में भी होगा, इत्यादि इत्यादि। तो आंकड़े प्रत्येक माह आते हैं। 697 696 वस्तुएं हैं, आर्थिक सलाहकार द्वारा दिया जाता है डीपीआईटी के अंतर्गत। बात स्पष्ट रही, 2011-12 आधार वर्ष है। ये जो वस्तुएं इनको हम 3 हिस्से में बांटते हैं, प्राथमिक वस्तुएं जिसको आप बोलोगे प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट जो प्राथमिक वस्तुएं हो गए, फ्यूल एंड लाइट हो गया, और तीसरा हो गया विनिर्मित वस्तुएं, मतलब जो मैन्युफैक्चर की गई, मशीन वगैरह के इस्तेमाल से बनाई गई हो, विनिर्मित वस्तुएं। तो प्राथमिक वस्तुएं, फ्यूल एंड लाइट और विनिर्मित वस्तुएं, इसका भारांश है लगभग 23%, इसका भारांश है लगभग 13%, इसका भारांश है लगभग 64%। ये भारांश, अब मैं फिर कहूंगा कि आपको रटना नहीं, पर एक ट्रेंड पता होना चाहिए। इसका भारांश 64, 13 और 23। बात क्लियर हुई? 23 है, 13 है, 64 है, ये डब्ल्यूपीआई में भारांश है। अगर हम सबको मिला के देखें, तो इसको बोलेंगे हेडलाइन डब्ल्यूपीआई। हेडलाइन डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या, पूरे को मिला के देख रहे हैं। अगर सबको साथ में मिला के देखेंगे तो हेडलाइन डब्ल्यूपीआई। बात स्पष्ट हो रही? और अगर हेडलाइन में से हम खाद्य एवं फ्यूल को घटा दें, तो शेष बचेगा, उसको बोलेंगे कोर डब्ल्यूपीआई। एक्चुअली कोर शब्द से हमें ये पता चलता है कि किन चीजों पे हमारा सीधा सीधा नियंत्रण बन रहा है, क्योंकि अब खाद्य है तो मानसून आपके कब्जे में तो है नहीं, है ना। आज इस बार हम लोगों ने नया शब्द सुना, नौतपा।
पता नहीं आपने सुना कि नहीं, नौतपा एक नया शब्द पॉपुलर हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि तापमान इतना बढ़ जाए कुछ दिनों तक। अब वो हमारे बस में है नहीं। जो है खाद्य फ्यूल हमारे बस में, आप जानते हो हम बाहर डिपेंडेंट है। तो हेडलाइन डब्ल्यूपीआई और कोर डब्ल्यूपीआई, कोर डब्ल्यूपीआई कहा जाएगा अगर हम कुल में से क्या घटा दें, खाद्य और फ्यूल वाली चीजों को। तो हेडलाइन डब्ल्यूपीआई हो जाएगा कोर डब्ल्यूपीआई। अच्छा, खाद्य का डब्ल्यूपीआई हम अलग से निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाद्य डब्ल्यूपीआई। खाद्य डब्ल्यूपीआई इसका कुल भारांश लगभग लगभग 24% है, मोटा मोटा राउंड करें जी। हाँ ठीक है, 24.4 बोल लीजिए, लेकिन मोटा मोटा राउंड फिगर में करेंगे तो 24%। क्योंकि ऐसे में वो, मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के डेटा में वो जो है रॉन्ग डेटा नहीं देते हैं। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन बहुत कोर होगी, बहुत स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन होगी, तब तो स्टेटमेंट वो गलत लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से बात करूं कि मान लीजिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये ठीक ठीक पता है कि नहीं। अच्छा, ये जो मैं आगे बोल रहा हूं ये आपको सभी विषयों में काम आएगा। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि जो है इलेक्शन कमीशन के अनुसार अब जो है वोट देने की आयु 18 वर्ष है। ये ठीक ठीक पता होना चाहिए। तो मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार वोट देने की आयु 21 वर्ष है। मैं प्रिसाइज जानना चाहता हूं कि आपको ठीक ठीक पता है कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अभी हाल ही में संपन्न हुए 17वें जनरल इलेक्शंस में मैं देखना चाह रहा हूं को ठीक ठीक पता है कि नहीं, 18वां था, 17वां नहीं था। अब यहां पे मैं जानबूझ के गलत स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि मैं देखना चाह रहा हूं को प्रिसाइज पता है कि नहीं बात। और वहीं मैं इस तरह से लिखूंगा कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है कि 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी लाया गया। आप ध्यान से देखेंगे तो संविधान संशोधन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें शायद ही कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत रहा हो। नोटिस करके देखिएगा, क्योंकि हमें भी मालूम है, पेपर बनाते समय लोग भी जानते हैं कि वो कोई गूगल नहीं है कि उन्हें सब डेटा याद है। लॉजिक, कुछ चीज आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे आज विषय किस पे हम चर्चा का, अगर मान लीजिए आपसे पूछूं अभी क्लास के बाद एक क्वेश्चन बनाऊं, आज जो है चर्चा की गई मुद्रास्फीति पर, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की बजाय कुछ और लिखूंगा, आज की क्लास में चर्चा जो है राजकोषीय नीति भी, ताकि देखूं तो स्पष्ट पता है कि नहीं। शिक्षक का नाम सही लिखूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि शिक्षक का नाम आपको याद रखा जाए, वो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है, वो गौड़ सूचना है, तो वहां पे गलत नहीं करूंगा। पता नहीं आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बहुत क्रिटिकल डेटा नहीं है, तो उस डेटा के निगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि कोई वहां पर रट के सब नहीं आ रहे हैं। तो वहां पर फिर आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अब उठा के आप देखिएगा जितने भी मुद्रास्फीति में भी उन्होंने स्टेटमेंट सही ही रखा कि डब्ल्यूपीआई में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रतिशतता सीपीआई की तुलना में कम है। नहीं नहीं, वो है, वो उसमें भी नहीं है, 23 में भी नहीं, वो लगा था हमें अपेरेंटली। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं फिर कहूंगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, इसको समझने में कभी कभी भूल हो सकती है। अब जैसे 17वां 18वां बोला, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन, अब सोचिए, अब आपने इतनी सारी बातें कर ली, बहुत सारी बातें आप कर रहे होगे, ध्यान गया आपका कि कौन सा इलेक्शन था इस बार। तो मुझे तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए ना कि कौन सा है, कितना है, और फिर जो है कौन सा संशोधन था। यही यही यूपीएससी है। फिर आप सोचते हो कहाँ से ले आए। अच्छा, मजेदार बात है, अब जब ये सवाल पूछ लेंगे तो अगले बार सब इलेक्शन कमीशन रटना शुरू कर दोगे, 324 से 329 उसको भी रटोगे फिर कि यार एक बार पूछा जा चुका है, इसको भी रट लेते हैं। एग्जैक्ट आपको एक स्टेप अहेड होना पड़ेगा। अब इलेक्शन हुआ है, बड़ा इलेक्शन था, बहुत पहली बार आपने देखा इतने बड़े वोटर्स, इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स थे आपके पास। ऐसे में जब आपके पास लगभग लगभग पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा तो वोटर हो गए हैं, तो आपको आपके लिए बड़ा इलेक्शन था, बड़ा जनरल इलेक्शन था, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो ऐसे जैसे भी आपने हमने बात की कि लगभग 24% है, बिल्कुल ठीक है, 24.4 बोला जाएगा उसको एग्जैक्टली अगर हम कहें तो, और स्पेसिफिक हो तो 24.38, लेकिन वो मोटा मोटा 24 चलेगा क्योंकि राउंड फिगर में 24 आ गया।
आप जानते हो 0.5 के ऊपर हो तो एक अंक बढ़ जाता है, नीचे हो तो घट जाता है। सो खाद्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का कितना है? लगभग 24। अगर हम खाद्य का अलग से निकालें तो 24% भारांश आएगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं प्राथमिक वस्तुओं की होगी और कुछ जैसे पार्ले जी वार्ले जी विनिर्मित में आएगा ना, मैगी वगैरह, वो इसमें जुड़ जाता है। तो खाद्य सूचकांक, खाद्य डब्ल्यूपीआई कितना? 24। तो डब्ल्यूपीआई की कुछ खास बातें आपको ध्यान हो रही हैं। पहला मैंने आपसे कहा डब्ल्यूपीआई में क्या कौन गणना करता है? डीपीआईटी। आधार वर्ष 2011-12। कितनी वस्तुएं? 696, 697। जो है कितनी कैटेगरी में? 3। प्राथमिक वस्तुएं 23%, फ्यूल लाइट 13, विनिर्मित 64। अगर हम सबको मिला के देखें तो हेडलाइन फ्यूल और फ्यूल को हटा दें, फ्यूल और खाद्य को, तो कोर और खाद्य का अलग से निकाला जाता है, जिसका भारांश लगभग 24%। लगभग 24%। ये मोटी मोटी बात हो गई डब्ल्यूपीआई को लेकर। ये बताता है कि थोक बाजार में क्या स्थिति है महंगाई की। डब्ल्यूपीआई का एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है कि इसमें सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता। डब्ल्यूपीआई की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग यह है कि इसमें सेवाएं नहीं जोड़ी जाती। इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। भारत जैसे देश में जहां पर सेवाओं का जीडीपी में इतना योगदान, उस देश में आप डब्ल्यूपीआई की गणना करते समय सेवाओं को नहीं जोड़ रहे हो। ये अपने आप में एक बड़ी शॉर्टकमिंग है। सो इसमें सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता। बात क्लियर हुई? एक और बात यहां पर है डब्ल्यूपीआई को लेकर कि डब्ल्यूपीआई में जरा ध्यान समझिएगा, पहले अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता था। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने से क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि अगर आप अप्रत्यक्ष करों को जोड़ोगे तो कीमत तो अप्रत्यक्ष कर की वजह से भी बढ़ सकती है, घट सकती है। अब जैसे मान लीजिए एसी है, एसी पे आप 28% जीएसटी लगाते हो, एसी पे 28% जीएसटी है। अगर ये घटा के 18% कर दीजिए तो कीमत कम हो जाएगी थोक बाजार में। तो अप्रत्यक्ष कर की वजह से भी तो कीमत घट बढ़ सकती है। तो वो तो सही मापन हुआ नहीं, क्योंकि हम तो देखना चाहते हैं लागत वगैरह में क्या महंगाई बढ़ रही थी इत्यादि इत्यादि। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि डब्ल्यूपीआई में, जैसा कि अन्य देशों में भी होता है, यूरोपीय देशों में, उसमें भी वो अप्रत्यक्ष कर नहीं जोड़ते, हमारे यहाँ भी अप्रत्यक्ष कर ना जोड़ा जाए। 2017 से हमने निर्णय लिया कि अब डब्ल्यूपीआई में हम अप्रत्यक्ष कर नहीं जोड़ेंगे। पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूपीआई की गणना जीवीए आधार मूल्य पर की जाती है। जीवीए आपको ध्यान होगा। अब ये खैर वो समय रटने का और उन सब चीजों को दोबारा जानने का नहीं, मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि जीवीए आधार मूल्य पर डब्ल्यूपीआई की गणना होती है, या दूसरे शब्दों में कहें अप्रत्यक्ष कर उसमें अब मुख्य रूप से नहीं जोड़े जाते हैं। सो इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं जोड़ा जाता अब 2017 से। अगर कोई क्वेश्चन 2017 के पहले का आप देख रहे होगे प्रैक्टिस सेट में, तो वहां प्रत्यक्ष कर जुड़ता था। 2017 के बाद से नहीं जोड़ा जा रहा। गणना किस पे होती है? जीवीए किस बेसिस पे? आधार मूल्य पे, बेसिक प्राइस पे। जीवीए बेसिक प्राइस पर इसकी गणना की जाती है। तो ये बात मोटा मोटा डब्ल्यूपीआई के बारे में रही। सेवाएं इसमें नहीं है। हालांकि मैंने आपको क्लासेस में बताया था, यहाँ उसका बहुत संदर्भ नहीं है, पर रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ बता दूं कि डब्ल्यूपीआई में सुधार के लिए रमेश चंद्र समिति बनाई गई, जिन्होंने कुछ सुधार की बात भी कही और ये कहा सेवाओं के लिए अलग से डब्ल्यूपीआई बनाया जाए। साथ ही कुछ भारांश बदलने की बात कही, वस्तुओं को बढ़ाने की बात कही, कुछ पुरानी वस्तुओं को हटाने, नए वस्तुओं को जोड़ने की बात कही। जैसे अब आजकल आप देख रहे हो सैनिटाइजर है, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तमाम जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं, और पुरानी चीज़ जैसे फ्लॉपी है वो सबको क्या रखना, उन सबको हटाइए। तो मोटा मोटा रमेश चंद्र ने कुछ सुधारों की बात कही है, पर अभी फिलहाल वो प्रयोगात्मक तौर पर है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, हमने क्लास में आपको वेबसाइट भी दिखाई थी कि वहां पर डब्ल्यूपीआई का एक नया सीरीज भी वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दिखा रहे हैं 2017-18 रमेश चंद्र पैनल के हिसाब से। तो हो सकता है आने वाले समय में उसको मान भी लिया जाए। तो मोटा मोटा ये बात रही डब्ल्यूपीआई को लेकर। आई होप बात स्पष्ट हुई। अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई देखता है कि उपभोक्ताओं के लिए कितना महंगा। तो सही मामले में महंगाई यही है, और यही कारण था कि रंगराजन समिति ने 2005 में ये बात कही कि सही मामले में सीपीआई को वरीयता देनी चाहिए। रंगराजन समिति ने चिन्हित किया कि सही संदर्भों में हमें सीपीआई को वरीयता देनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीपीआई ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। सीपीआई के संदर्भ में अगर हम देखें तो रंगराजन समिति को मानते हुए
2010 के बाद से सीपीआई की गणना अलग होती है, 2010 से पहले गणना अलग थी। मैं बोर्ड पे लिखता चल रहा हूँ, एक बार आप नजर देखें, ताकि बोर्ड पे लिखने का पर्पज यही, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो हो सकता है एक बार, क्योंकि एक बार आप जरा से भी इधर उधर हुए तो फिर वो पूरा लिंक टूट जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बोर्ड पे आपका अटेंशन कम से कम बना रहे। 2010 से पहले स्थिति अलग थी, 2010 के बाद की स्थिति अलग हो गई, रंगराजन समिति की बात को मानते हुए। 2010 से पहले 4 तरह की सीपीआई हुआ करते थे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सूचकांक या सीपीआई, जिसको आप बोलोगे इंडस्ट्रियल लेबर, औद्योगिक मजदूर, ये पहला हो गया। दूसरा सीपीआई कृषि मजदूर। तीसरा सीपीआई ग्रामीण मजदूर, जिसमें गैर कृषि भी आते हैं, ग्रामीण मजदूर। और चौथा एक होता था जिसको बोलते थे सीपीआई नॉन अर्बन मैनुअल लेबर्स, अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स, अर्बन नॉन मैनुअल लेबर या शहरी गैर कामगार मजदूर, शहरी गैर मतलब जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, इन सबको। तो ये 4 होते थे। ये जो 3 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण, ये निकाला जाता था लेबर ब्यूरो द्वारा। लेबर ब्यूरो जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। और ये निकाला जाता था मॉस्पाई द्वारा, मॉस्पाई द्वारा। हालांकि 2010 के बाद से हमने 6 तरह की सीपीआई की बात शुरू कर दी। कितने तरह के भाई? 6 तरह की सीपीआई हैं। पहले को कहा जाता है सीपीआई समग्र, सीपीआई शहरी, सीपीआई ग्रामीण, ये 3 हो गए। यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट करना आसान रहे। चौथे को कहेंगे सीपीआई औद्योगिक मजदूर, औद्योगिक मजदूर, सीपीआई कृषि मजदूर और सीपीआई ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण मजदूर। ये 6 प्रकार के सीपीआई हैं। ये 3 सीपीआई निकाले जाते हैं मॉस्पाई द्वारा। मॉस्पाई आप जानते हो, मंत्रालय है, इसके अंतर्गत जो एनएसओ जिसको आप बोल रहे हो, मॉस्पाई द्वारा। 2012 इज इक्वल टू 100 इसका आधार वर्ष है। इज इक्वल टू 100 कहने का मतलब जो 2012 की कीमत थी उसको हमने 100 मान लिया है, तो 2012 इज इक्वल टू 100 इसका आधार वर्ष है, मॉस्पाई के द्वारा निकाला जाता है। 2012 इज इक्वल टू 100 आधार वर्ष हुआ। ये तीनों जो है सीपीआई समग्र, सीपीआई शहरी, सीपीआई ग्रामीण, ये तीनों निकाले जा रहे हैं मॉस्पाई द्वारा। 2012 इज इक्वल टू 100 इसका आधार वर्ष है। ये तीनों निकाले जाते हैं श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लेबर ब्यूरो द्वारा, वही जो पुराना लेबर ब्यूरो द्वारा। ये जरा ध्यान से मुझे लगता है पीटी के लिहाज से इस बार ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीपीआई औद्योगिक मजदूर का आधार वर्ष 2015-16, कुछ जगहों पे 2016 भी लिखा मिलता है, बात एक ही है, इज इक्वल टू 100। इसका 1986, इसका 1986। मैं ये क्यों कह रहा हूं सीपीआई औद्योगिक मजदूर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सीपीआई औद्योगिक मजदूर पर ही डियरनेस अलाउंस निकाला जाता है। डियरनेस अलाउंस से महंगाई भत्ता इस आधार पर निकाला जाता है। और अभी महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो अगर मुझे सवाल बनाता तो मैं तो जरूर बनाता कि देखो इनको पता है कि महंगाई भत्ता किस चीज पे निकाला जाता है। महंगाई भत्ते का जो आधार बनता है वो सीपीआई वो नहीं है मौद्रिक नीति वाला, वो क्या है? सीपीआई। अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं ज्यादा संभावना में गलत लिखूंगा। गेस करने वाले देखूं कितना गेस करते हैं। फिर वहां लिखूंगा कि जो है सीपीआई के समग्र के आधार पर ब्याज जो है गणना की जाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो महंगाई भत्ता वो निकाला जाता है किस पर? सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर पर, इसके आधार पर। तो औद्योगिक मजदूर इसका आधार वर्ष 2015-16, कुछ जगहों पे 2016 इक्वल टू 100 लिखा, वो भी सही है। ये सारी गणनाएं हर मासिक स्तर पे आती हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो सीपीआई है, जो सीपीआई है, इसमें 6 घटक होते हैं।
1 2 3 4 5 और 6 6 घटक होते हैं। कौन कौन से 6 घटक हैं? सबसे पहला तो फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेज जिसको आप खाद्य सामग्री और खाद्य एवं पेय पदार्थ पर ध्यान रखिएगा, इस पेय पदार्थ में अल्कोहल नहीं, खाद्य एवं पेय पदार्थ। दूसरा कपड़े जूते, अच्छा खासा खर्च होता है ये, एक एंजल्स लॉ भी है जो कहता है जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है गैर खाद्य चीजों में खर्च ज्यादा होता है। एंजल्स लॉ इस बात को कहता है। इसीलिए आप देखिए जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आप देखिए बेकार की चीजों में ज्यादा खर्च कर रहे हो आप, काम की चीजों पे कम खर्च हो रहा है। सो कपड़े और जूते, फूड एंड बेवरेजेस, एक आवास हो सकता है। इसके बाद एनर्जी या फ्यूल एंड लाइट जिसको आप कह सकते हो। इसके अलावा पान, तंबाकू एवं अन्य इस पिगवन वस्तु जिनको आप बोलते हो, इसके अंदर अल्कोहल आएगा। सो पान, तंबाकू एवं अन्य मादक वस्तुएं जो है, और इसके अलावा जो है अगला जो है अन्य है, इसमें आपकी सेवाएं हैं, चिकित्सा है, इन सबको कंसीडर किया जाता है। तो ये 6 प्रकार की चीजें होती हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सीपीआई ग्रामीण में आवास को नहीं जोड़ा जाता। सीपीआई ग्रामीण में आवास नहीं जोड़ा जाता। इसमें अधिकतम वस्तुएं 460 तक गई हैं, हालांकि वस्तुएं वैरी करती रहती हैं। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि 288 वस्तुओं पर आधारित आंकड़ा आ रहा है हमारे सामने। सो ये जो है मॉस्पाई द्वारा निकाला जाता है। 6 घटक होते हैं। बात स्पष्ट हुई? ये सब उसमें भी दिया हुआ है, हमने उसकी बात की है कि जो है कैसे ये डेटा निकाला था। तो डब्ल्यूपीआई समझ में आ गया। सीपीआई कौन निकालता है? सीपीआई 2 सेंटर हो गए, 3 निकलता है मॉस्पाई से और 3 निकलता है लेबर ब्यूरो से। बट जनरली जब सीपीआई बोलते हैं तो हम इन्हीं तीनों की बात कर रहे होते हैं, इन्हीं तीनों की बात कर रहे थे। इसकी बात बहुत नहीं होती जब तक कि अलग से न कहा जाए। और ये सीपीआई जो मॉस्पाई निकालता है, आधार वर्ष क्या है? 2012 इज इक्वल टू 100, 11-12 नहीं, 2012 इज इक्वल टू 100 इसका आधार वर्ष है। जो भी वस्तु उनको 6 हिस्से में बांटा गया है। सबसे ज्यादा भारांश किसका है? खाद्य एवं पेय पदार्थ का सबसे ज्यादा भारांश, उसके बाद अन्य है। सबसे कम भारांश किसका है? पान गुटखा। तुम्हारा ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम पान गुटखा का, सबसे ज्यादा फूड एंड बेवरेजेस का। होना भी वही चाहिए, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है खाद्य पदार्थों की महंगाई। तो ये जो है मोटा मोटा बात रही कि आवास सीपीआई ग्रामीण में नहीं जोड़ा जाता। सीपीआई ग्रामीण में आवास नहीं जोड़ा जाता। तो ये ओवरऑल बात रही कि हाँ कैसे सीपीआई है और क्या क्या उसके घटक हैं। यहाँ पर वो सारी बातें हैं, एक बार जरा फटाफट इसको भी देखते चलते हैं, ताकि मैंने मुद्रास्फीति में बताया क्या होता है, क्रीपिंग, मध्यम, हाइपर। अब जो है प्रभावों पे भी हम थोड़ी बाद में आएंगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, मापन कैसे करते हैं, थोक मूल्य सूचकांक समझ में आ गया, कौन निकालता है, इसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होती। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 23%, विद्युत 13% और विनिर्मित वस्तुएं 64%। आप इसको राउंड फिगर में याद करें। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निकाला जाता है। आधार वर्ष 2011-12। डब्ल्यूपीआई की गणना में प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते, असंगठित क्षेत्र के उत्पाद शामिल नहीं होते।
कंज्यूमर, हालांकि इसमें थोड़ी और बातें भी की जा सकती थी, हेडलाइन वगैरह वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ कैसे उसका गणना होता है इत्यादि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? इसमें हम एक बास्केट अपनाते हैं। ये पुराना वर्गीकरण जो आपने देखा 2010 से पहले कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक, श्रमिक, शहरी, गैर मैनुअल, ये निकालता था मॉस्पाई, और बाकी 3 निकाले जाते थे लेबर द्वारा। ये जो है पुराना तरीका था। इसका आधार वर्ष देखिए यहाँ 2016 इन्होंने लिखा हुआ, ठीक है वो भी 2015-16 इज इक्वल टू 100 बोलिए, 2016 इक्वल टू 100 बोलिए। यहाँ पर ये देखिए लाइन अलग से लिखी हुई है, इसको जरूर चिन्हित कर लीजिए। महंगाई भत्ता का निर्धारण इसके आधार पर होता है, क्योंकि इस बार अभी हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसको हमने बंदी कर दिया, इसमें बात खत्म हो गई। इसका आधार वर्ष सबको जरूरत भी नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ग्रामीण मजदूर जो है, अब सीपीआई में नया परिवर्तन क्या आप देख रहे हो कि सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, सीपीआई समग्र, वो 6 बातें जो हमने आपको कहा यहाँ पे वो दिया हुआ कैसे है। खाद्य और पेय है, पान, तंबाकू, नशीले पदार्थ, वस्त्र, जूते, आवास, ईंधन, लाइट और अन्य, ये इसके जो है प्रकार हो गए। तो जो है यहाँ पर भी वही करते हैं कि ये हर महीने ये भी आंकड़ा आता है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर। बात स्पष्ट रही? तो ये सारी बातें सीपीआई, डब्ल्यूपीआई के मापन को लेकर कि इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके क्या घटक हैं गणना के। एक आध सूचकांक और भी है, उसकी भी फटाफट बात कर लेते हैं। एक और सूचकांक होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। आईआईपी कोई मुद्रास्फीति का सूचकांक नहीं है, लेकिन हमेशा हम आप पाओगे कि जब भी मुद्रास्फीति के सूचकांकों की बात होती है उसमें आईआईपी की बात होती है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आईआईपी निर्धारित करता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति कैसे बनेगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी, इसकी गणना कौन करता है? मॉस्पाई गणना करती है। मॉस्पाई आधार वर्ष 2011-12, तो आधार वर्ष डब्ल्यूपीआई वाला है, गणना सीपीआई वाली है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। सो आधार वर्ष 2011-12 और गणना की जाती है मॉस्पाई द्वारा। इसमें कुल 839 वस्तुएं हैं। 839 वस्तुओं को हम 3 हिस्से में बांटते हैं, जिसमें आपका एक हो गया विनिर्माण, जिसका सबसे ज्यादा भारांश है करीब 78%। दूसरा हो गया आप जिसको बोलोगे खनन उत्खनन, और तीसरा जिसको आप बोलोगे विद्युत। सो 3 हिस्से में इसको हम डिवाइड करते हैं, विनिर्माण, खनन उत्खनन और विद्युत। सबसे अधिक भारांश विनिर्माण। अब मैं आपसे पूछूं कि सीपीआई में, या ऐसे वो पूछ सकते हैं, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि निम्न कथनों पर विचार करिए, डब्ल्यूपीआई में विनिर्माण का भारांश आईआईपी के विनिर्माण के भारांश से अधिक है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हो आईआईपी में भारांश 78 है और वहां कितना 64। तो मैंने कोई आंकड़ा नहीं पूछा आपसे, एक रुझान जानने की कोशिश, क्योंकि काफी अंतर है भी नहीं कि बहुत नजदीक है, एक 64 है दूसरा 78 है, तो इतना तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो 78 और जो है 8 और 14 इस तरह से उसका भारांश निकाला जाता है। 78 किसका है? विनिर्माण का, खनन उत्खनन का 14 और विद्युत का 8%। तो इस तरह से हमने उसका भारांश निकाला हुआ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। गणना कौन करता है? मॉस्पाई, आधार वर्ष 2011-12। यहाँ पर भी हर महीने आंकड़े आते हैं। आंकड़े आपको याद होगा, क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर गैप थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये आंकड़े भी हर महीने आते हैं। हर महीने डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आता है, हर महीने सीपीआई। अच्छा, कुछ एक प्रश्नों में अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत पहले आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें लिखा मिले कि डब्ल्यूपीआई की गणना साप्ताहिक लेवल पे की जाती थी। वो गलत नहीं, पहले ऐसा होता था। अभी क्या है? मासिक है, सारी गणनाएं मासिक है। तो आईआईपी भी मासिक आता है, डब्ल्यूपीआई भी मासिक आता है, सीपीआई भी मासिक आता है। हर महीने ये आंकड़े आते हैं। मतलब ये क्लासेस में आपको याद होगा, मैंने तो आपको प्रेस रिलीज भी दिखाया था। अब यहाँ पे समय का भी कंस्ट्रेन है, पर आप चाहें तो एक आध बार इसकी प्रेस रिलीज देख सकते हैं। जब सर्च करिए सीपीआई प्रेस रिलीज, तो आपको एक डेटा मिल जाएगा, वहाँ पूरा दिख जाएगा कि यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या है। एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है वो। तो ये बात रही कि हाँ क्या आशय है, हम कैसे इसकी गणना करते हैं जब हम बात करें इन्फ्लेशन में, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। एक और चीज भी है जो उत्पादन से जुड़ी होती है, जिसको हम बड़ा महत्व देते हैं, जिसको बोलते हैं 8 कोर उद्योग। ये बात कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग कोर उद्योग होते हैं।
क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में काम करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे पूरी अर्थव्यवस्था चल रही होती है। भारत में 8 कोर उद्योग का भी हम एक सूचकांक निकालते हैं। ये सूचकांक का आधार वर्ष भी 2011-12 ही है, पर ये निकाला किसके द्वारा जाता है? ध्यान रखिएगा, डीपीआईटी द्वारा। तो अब मैं 4 बातें कह रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 गणना डीपीआईटी, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 इक्वल टू 100 गणना मॉस्पाई, आईआईपी आधार वर्ष 2011-12 गणना मॉस्पाई, चौथा 8 कोर इंडेक्स आधार वर्ष 2011-12 इज इक्वल टू 100 और गणना डीपीआईटी। तो 2 गणना मॉस्पाई द्वारा, 2 डीपीआईटी। 8 कोर उद्योगों में कौन कौन सा है? आसान है याद रखना। 5 आपके ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा वाली सारी बातें, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, बिजली हो गया। ये 5 आपके ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। 2 आपका अवसंरचना से जुड़ा हुआ है, स्टील और सीमेंट, और 1 कृषि से, फर्टिलाइजर। तो याद रखना बहुत आसान है। 8 कोर उद्योग है, इसमें सबसे अधिक भारांश पेट्रोलियम उत्पाद का है और सबसे कम भारांश उर्वरक या फर्टिलाइजर का है। इसको आप बोलते हो 8 कोर उद्योगों का सूचकांक। इन दिनों एक और सूचकांक बड़ा ट्रेंड में रहता है, जो एक्चुअली सूचकांक नहीं, एक अनुमान होता है, जिसको बोलते हैं मैनेजर्स परचेजिंग इंडेक्स। कि जो मैनेजर हैं वो उनका परचेजिंग इंडेक्स क्या है, क्या लग रहा है, वो कितना जो है उनका एक अनुमान हम पूछते हैं। तो ये आंकड़ा हर महीने के प्रारंभ में आता है। इसमें करते क्या है, हम जो मैनेजर्स परचेजिंग इंडेक्स में हम मैनेजर को फोन करके पूछते हैं, हम मतलब जो संस्थाएं काम करती, मैं नहीं, वो फोन करके मैनेजर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कितना डिमांड आने वाला आपके सेक्टर में। ये निकास शुरू किया था सबसे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर, अमेरिका की जो कंपनी है, बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने। तो उसको बोलते हैं मैनेजर्स परचेजिंग इंडेक्स, किसके द्वारा? एसएनपी। भारत में भी एसएनपी इंडिया ही करता है। इस सूचकांक में, जिसको मैनेजर्स प्राइस इंडेक्स आप बोलते हो, परचेजिंग इंडेक्स, इसमें हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने महीने की शुरुआत में फोन किया जो है मारुति वाले को, भाई साहब क्या लग रहा है आपको, कितने कार की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने भी तो अपना आंकड़ा इकट्ठा किया होगा ना कि इस बार इतना डिमांड आने वाली, तो इतने मजदूर चाहिए, इतना कार बनानी है, इतना पेंट कराना है, इत्यादि इत्यादि। तो हम उनसे अनुमान लेते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग निकाला जाता है, विनिर्माण के लिए, और सेवाओं के लिए अलग निकाला जाता है। तो विनिर्माण का अलग है, सेवाओं का अलग है। इसको बोलते हैं मैनेजर्स परचेजिंग इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया, खासकर स्टॉक मार्केट के लिहाज से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश हिसाब से लोग करते हैं। अगर ये सूचकांक 50 0 से 100 के स्केल पर होता है, अगर ये सूचकांक 50 के ऊपर जा रहा है, 50 के ऊपर जा रहा है, तो इसका आशय ये है कि बाजार विस्तारित हो रहा है। और अगर ये सूचकांक 50 के नीचे आ रहा है, तो इसका आशय ये है कि बाजार संकुचित हो रहा है। बात स्पष्ट रही? अगर हम मुद्रास्फीति के अब जरा कारणों पे विमर्श करें, तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत कॉमन सेंसिकल बातें हैं ये, कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में यहाँ पर एक जहां पर आपको दिया हुआ है, अब मापन समझ में आ गया। कुछ चीजें हो सकता है इसमें ना हो, मैंने आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा उसको, विशेषकर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, बाकी जो क्लासेस में उनके नोट्स में तो है ही है वो। अगर हम मुद्रास्फीति के प्रभाव में देखें, तो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि कुछ वस्तु में जब कीमत में वृद्धि होती है, तो आप जानते हो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मांग में कमी आती है, जिससे कई बार हम देखते हैं कि मंदी का दौर भी आ सकता है। दूसरा, वेतन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सब बेसिक बातें हैं कि अगर महंगाई ज्यादा होगी तो पॉकेट पे खर्च आएगा, आपका बजट गड़बड़ होता है, उत्पादन में विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसको समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप 4 हिस्से में देखें, व्यक्तिगत क्या होगा, उद्योग में क्या होगा, सरकार पर क्या होगा, और आयात निर्यात पर क्या होगा। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो भाई जेब भारी जेब पे ज्यादा बोझ पड़ता है, आप कह सकते हो जेब पे भारी बोझ पड़ता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, और कई बार वो मंदी तक जाता है। कई बार तरलता पाश की स्थिति बन जाती है, तरलता पाश की, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर ज्यादा हो गई, मुद्रास्फीति ज्यादा होना का मतलब ये कि आपका इफेक्टिव ब्याज दर तो कम हो गया। मान लीजिए बैंक मुझे 6% ब्याज दर देता है और मुद्रास्फीति 7% की है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। अगर आपकी वास्तविक ब्याज दर जो बैंक द्वारा दी जा रही है, वो अगर मुद्रास्फीति से वो नकारात्मक हो जाए, वास्तविक मतलब जो बैंक द्वारा ब्याज दर दिया जा रहा हो माइनस मुद्रास्फीति, तो बैंक मुझे दे रहा मेरे डिपॉजिट पे 6% और मुद्रास्फीति है 7%,
तो मैं पैसे को अपने पास रखूंगा, और पैसे को अपने पास रखूंगा तो और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं कई बार तरलता पाश की स्थिति आ गई, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन। अब देखिए, मैं फिर कहूंगा, थोड़ा सा ब्रैगिंग लग सकता है, खासकर जो लोग यूट्यूब वगैरह पे सुन रहे हो कि अरे ये तो आत्मश्लाघी व्यक्ति हैं, पर मैंने क्लास में ठीक ठीक हमने इसको समझा था। मैंने कहा था क्यों मार्केट में इतना उछाल आ रहा है। अब देखा आपने, वो सब दिखा 2 दिन में, और अगर आप जाके वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, हमने ठीक ठीक यही गेस किया था कि ये यही पैटर्न रहेगा, कमोवेश पैटर्न ऐसा रहेगा। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा, ये बहुत बेसिक इक्वेशन है जो बता, एक एल्गोरिथम है चीज का। तो मार्केट फ्रॉथिंग हो रही है और लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। बल्कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पे ताजुब कर रहा हूँ, 3 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस का ने खबर रिपोर्ट की, 4 तारीख का अभी काउंटिंग हुई नहीं है, 4 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है, स्टॉक मार्केट इज गोइंग बुलिश एंड एफपीआई आर रशिंग फॉर शॉर्ट पोजीशनिंग। ये हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की। तो मैं कोई बहुत ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति को समझ में आता जिसको थोड़ी बहुत समझ है कि अब लोग शॉर्ट पोजीशनिंग करेंगे, कल शॉर्ट पोजीशनिंग होगी, कल वो सभी को बताता हूँ। मार्केट खुलते ही शॉर्ट पोजीशनिंग शुरू हो गई, वो दिखता है। शॉर्ट पोजीशनिंग में आपको बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये सब रिवीजन क्लासेस में तो उसकी बहुत बात नहीं करेंगे, बट मोटा मोटा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मुद्रास्फीति की दर बैंकों द्वारा दी गई ब्याज दर से कम हो जाएगी तो स्वभावतः मंदी का दौर शुरू हो सकता है, तरलता पाश की स्थिति आ सकती है, आपकी जेब पे खर्च बढ़ता है, बचत में कमी आती है, बचत में कमी आती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर मुद्रास्फीति की दर अधिक होगी तो क्या होगा, निवेश में भी कमी आ सकती है, निवेश में कमी आ सकती है, जिससे आपका उद्योग जगत भी प्रभावित होता है। सरकार को अपने ब्याज दरें बदलनी पड़ेंगी ताकि मुद्रा आपूर्ति को कम किया सकते। मतलब सरकार के लिए भी कर्ज महंगा होता है, सरकार के लिए भी कर्ज महंगा होता है। अगर आपका मुद्रास्फीति ज्यादा है तो हो सकता है कि आपके रुपए का अवमूलन हो रहा हो सकता है, हर बार जरूरी हो ऐसा नहीं है, और रुपए का अवमूलन हो मतलब आयात और महंगा हो जाएगा। हालांकि उससे निर्यात को थोड़ा लाभ मिलता है, आप जानते हो जब रुपया अवमूलित होता है तो निर्यात को थोड़ा लाभ मिलता है। तो ये आपको इक्वेशन इस तरह से ध्यान रखनी चाहिए। अब इंडिविजुअली आप हर चीज को सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए तो आपको स्पष्ट रहेगा कि व्यक्तिगत क्या है, जो है बाजार में क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनती है सरकार पर, और ऐसे में आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि कैसे इसको व्यवस्थित करें। आप जानते हो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मौद्रिक नीति अपना सकते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें मौद्रिक नीति में हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा आपूर्ति को घटाया बढ़ाया, हमने पूरी डिटेल में बात की, रेपो दर को बढ़ाना घटाना, जो एमएसएफ का विकल्प, एसडीएफ का विकल्प, इत्यादि इत्यादि। राजकोषीय नीति में मैंने आपको बताया सरकार दर बढ़ा दे कर की, या जो पेमेंट्स करने पेमेंट ड्यू कर दे कि किसी तरीके से भी पैसा ना पहुंचे, है ना। और स्पेशल प्रोविजन भी हो सकते हैं प्रशासनिक तरीके से, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि मूल्य स्थिरता कोष लगा लीजिए, कालाबाजारी को रोकिए। एक नियम है हमारे पास ना, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसके अंतर्गत किसी भी वस्तु की मुद्रास्फीति जब एक पॉइंट से आगे बढ़ती है तो तुरंत उसके कालाबाजारी पर रोक लगा दिया जाता है, उसके भंडारण पर रोक लगा। मान लीजिए गेहूं महंगा हो गया तो हम तुरंत गेहूं के भंडारण की सीमा कम कर देंगे कि किसी एक जहां पर गेहूं इससे ज्यादा भंडारित नहीं किया जा सकता, तो उससे क्या होगा, बाजार में उपलब्धता बढ़ जाती है। तो इसको आप प्रशासनिक तरीके से कहोगे कि मुद्रास्फीति को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पर मुद्रास्फीति को बाय एंड लार्ज नियंत्रित करने का जो तरीका होता है वो कैसा हो सकता है, मौद्रिक नीति आधारित और या फिर राजकोषीय नीति आधारित। यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूंगा क्योंकि आरबीआई ने अपने एग्जाम में सवाल पूछा था, मुझे अच्छा लगा था वो सवाल, कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन मौद्रिक नीति से अच्छे से कंट्रोल होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन राजकोषीय नीति से अच्छे से कंट्रोल होता है। क्योंकि डिमांड पुल में तो आरबीआई का मुद्रा आपूर्ति घटाना बढ़ाना काम कर जाएगा, जब कॉस्ट बढ़ी हुई तो राजकोषीय हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि या तो उस चीज में कुछ सस्ता करें, कुछ सब्सिडी दें, कुछ घटाएं बढ़ाएं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, राजकोष। बड़ा अच्छा लाइन था, मुझे वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितनी बढ़िया बात एक लाइन में लिखी हुई है। भले ही क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो, आरबीआई का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, होना भी चाहिए, वो तो अलग एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का ही कोर एग्जाम है वो तो। लेकिन हाँ, वो अच्छा स्टेटमेंट था कि मौद्रिक नीति ज्यादा कारगर होती है डिमांड पुल में, और ये सब मेंस में ज्यादा यूज होता है, इस तरह का स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो बहुत प्रभावी होता है वो। तो राजकोषीय नीति ज्यादा कारगर होती है कॉस्ट पुश में।
कि आपने कर में कटौती कर दी, कर में बढ़ोतरी कर दी, जैसा भी आपको ज़रूरत लगा, या पीएलआई में प्रमोशन दे दिया, सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी, इत्यादि, इत्यादि। और प्रशासनिक होता है तुरंत चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मोटा-मोटा ये बात रही कि मुद्रास्फीति क्या, उसके प्रभाव क्या, उसके क्या-क्या घटक हैं। आई होप बात स्पष्ट हो रही है। तो ये बात थी मुद्रास्फीति के लिए। मैं फिर कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मज़ेदार बात ये है कि पूरा कांसेप्ट बेस्ड है। पूरा कांसेप्ट बेस्ड है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के नाम पे आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान रखना है कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ हैं, इतना। तो ये पिक्चर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस तरफ आएँगे, तो फिर अगली बात करेंगे। तो थैंक यू। अगले सेशन में कह सकते हैं, हम बात करेंगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में, कि वो क्या है, उसके क्या-क्या घटक होते हैं, इत्यादि।